अब हम देखते हैं दोस्तों एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को। 1000 to 1200 सी जो टाइम पीरियड है 1000 से 1200 सी का। यहाँ पर हमें बड़े सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं वेस्ट और सेंट्रल एशिया में और उत्तर भारत में भी, नॉर्दर्न इंडिया में भी। लगातार जो टर्किश ट्राइब्समैन है उनकी इंकर्शन यानी कि इन्वेजन वगैरह घुसपैठ यहाँ पर हो रही थी सेंट्रल एशिया से। और टर्किश सोल्जर्स का जो एक कैरेक्टर था, मर्सिनरी कैरेक्टर, यानी कि इन्वेड करने का और मतलब लॉयल्टीज़ को शिफ्ट करने का और रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा पाने का, एंड द स्ट्राइक बिटवीन डिफरेंट मुस्लिम सेट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स, इट मेड द पीरियड रेस्टलेस एंड गेव इट द टैग ऑफ एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस टाइम पीरियड के अंत तक होता क्या है, बड़ी सारी टर्किश इन्वेजन्स हमें जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिली हमें। As part of expansionism policy of the उमायद कैलिफेट, जो इन्वेजन्स हैं वो 8th सेंचुरी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी थी। मोर ओवर अरब्स वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ, जो कि भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये बताया किसने उनको कि भारत जो है इतना प्रॉस्परस देश है और यहाँ पर इतना कुछ मिलता है। यहाँ पर जो अरब मर्चेंट्स और जो सेलर्स जो थे यहाँ पर जो आते थे वो भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते थे, जैसा कि उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग जर्नीज़ के टाइम पर नोटिस करा था और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स में लिखा था। 1712 सी में अरब जो थे दे इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन, सिंध रीजन, अंडर अ पर्सन नेम एज मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक जर्नल था उमायद कैलिफेट का। अब रीज़न क्या था इस इन्वेजन का? द रीजन फॉर द इन्वेजन ऑफ सिंध, इट वॉज टू एवेंज, बदला लेना था, फॉर द प्लंडर ऑफ अरब शिप्स बाय पायरेट्स ऑफ देवाल। भारत के रीजन में, देवाल रीजन में जो ये अरब ट्रेडर्स के जो शिप्स थे इसको लूट लिया गया था, इसलिए वो बदला लेने आया था। तो वेन किंग दाहिर रिफ्यूज टू पनिश द पायरेट्स, हजाज जो कि गवर्नर था इराक का, ही डिस्पैच एन आर्मी अंडर हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आता है भारत। ही अराइव्ड इन सिंध इन 712 सी, और इसने घेराबंदी कर ली देवाल रीजन की, विच वॉज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। देन ही एनेक्स द निरून, हैदराबाद रीजन, एंड सिविस्तान, सेहवान रीजन, followed by a decisive victory over the king Dahir at the fort of Raur near his capital Alor। बाद में अलोर, ब्रह्मनाबाद एंड मुल्तान, ये पूरा का पूरा मान लो कि आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया से सिलसिला शुरू हो गया कब्जा करने का। अब ये दक्षिण भारत तक जा रहा है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तक जा रहा है और आगे चलकर ये दिल्ली तक बढ़ेगा। नियर इंडस रिवर एंड पार्ट्स ऑफ लोअर पंजाब दे वर टेकन। जो अरब जो इन्वेड कर रहे थे भारत को, इन्होंने बड़े सारे जो सोल्जर्स जो उनके रास्ते में आ रहे थे उनको भी मार गिराया, जान से मारा उनको। एंड दिस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इज मेंशन्ड इन छाछनामा, which is an early 13th century Persian translation of an old Arabic history of बिन कासिम। बिन कासिम मतलब इसी की बात हो रही है, मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक है। हालांकि जो उसका रूल था, इट लास्टेड फॉर ओनली 2 years इन इंडिया, येट इट ग्रेटली डिस्टर्ब द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सिंध रीजन। और बड़े सारे जो लोग थे और जो मर्चेंट थे वो सिंध को छोड़ के चले गए थे। बड़े सारे जो अरब से यहाँ पर सेटल हुए सिंध रीजन में, और अरब इन्फ्लुएंस जो था वो कंटिन्यू रहा काफ़ी लंबे समय तक। अब हम बात करते हैं गजनाबाद एम्पायर एंड महमूद ऑफ गजनी के बारे में। 9वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ था, एबैसिड कैलिफेट जो था वो डिक्लाइन हो रहा था और बड़े सारे जो स्टेट्स थे अंडर इस्लामाइज टर्क्स हैं, यानी कि वो टर्क्स जिन्होंने इस्लाम को मान लिया था और धर्म की तरह फॉलो करने लग गए थे अब अपनी लाइफ में, ये इमर्ज हो रहे थे। और बात यहाँ पर ये भी थी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक ये लाइन देखी थी, कैलिफ्स बिगिन टू लूज पॉलिटिकल कंट्रोल, और इंडिपेंडेंट सुल्तान जो मुस्लिम लीडर्स थे वो इमर्ज हो रहे थे बड़े सारे रीजन्स में। उनमें से एक ये भी थे, ये जो टर्क्स थे, ठीक है। तो टर्क्स had entered the Abbasid Empire as palace guards and mercenary soldiers, but they soon emerged as king makers। ठीक है, इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ये जो नए रूलर्स थे, दे एज्यूम द टाइटल ऑफ आमिर उल उमरा, कमांडर ऑफ कमांडर्स,
and later Sultan. So towards the end of the 9th century, Transoxiana, Khorasan and parts of Iran, they were being ruled by the Samanid, जो कि ईरानियन से, अगर इनकी रूट को देखा जाए तो जो समानिद से, they had frequent battles with the Turkish tribesmen on the northern and the eastern frontiers. और इस स्ट्रगल में होता क्या था, a new type of soldiers known as Ghazi they emerged, जो कि एक काबिल योद्धा भी थे, एज वेल एज देवर मिशनरीज ऑल्सो, और किसको प्रमोट करते थे, इस्लाम को. तो ये रेगुलर आर्मीज को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते थे. दे एक्टेड एज ऑक्सिलरीज ऑफ द रेगुलर आर्मीज, एंड इन lieu of, in exchange of regular salaries, they took recourse to plunder. जो गाजीज थे, they took on the Turks in tough battles. In course of time बड़े सारे जो Turks थे, they became Muslim themselves, and these Islamized Turkish tribesmen, they emerged as greatest defenders and crusaders of Islam. 9th और 10th centuries में क्या होता है, बड़ा सारा जो एरिया था अफगानिस्तान का, it was under the control of Samanid. तो among the Samanid governors was a Turkish slave, Alp Tagin, who started as a governor of Balkh, जिसको बोला जाता है बल्कान रिपब्लिक, and in course of time he established an independent Turkish dynasty with its capital at Ghazni, Afghanistan. He was succeeded by his slave and son-in-law Subukhtagin, who established his own rule in Ghazni in 977 CE. जो सामनिद किंगडम था वो खत्म हो गया, एंड गजनाविड took over the task of defending the Islamic lands from the Central Asian tribesmen. इन circumstances में सुबुक्तीन का जो बेटा था महमूद, he ascended the throne at गजनी, अफगानिस्तान में सदर्न काबुल में जगह है गजनी. उस टाइम पर ही 27 साल का था, and he was the first ruler to get the title of Sultan. बहुत अच्छी तरीके से इसने गजनी को डिफेंड करा अगेंस्ट द टर्किश ट्राइबल इन्वेडर्स, सेंट्रल एशियन टर्किश ट्राइबल इन्वेडर्स, एंड ही वॉज कंसिडर्ड अ हीरो ऑफ द इस्लामिक पीपल बाय मेडिवल मुस्लिम हिस्टोरियंस. अब इसको ऐसा माना जाता है, ये उस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है जब ईरान के अंदर, पर्शिया के अंदर रेनेसा का दौर था. तो जो पर्शियन रेनेसा राइटर जो एक हुए हैं बहुत फेमस, फिरदौसी, ही वॉज अ पोएट लॉरिएट एट द कोर्ट ऑफ महमूद गजनी, हु ग्लोरीफाइड द एंशिएंट इरानियन हीरोज. जो पर्शियन लैंग्वेज एंड जो कल्चर है, इट बिकेम द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ द गजनाविड एम्पायर. महमूद गजनी जो था, ही हिमसेल्फ क्लेम डिसेंट फ्रॉम द लेजेंडरी इरानियन किंग अफरासियाब. अपनी जड़, अपनी रूट, अपनी आइडेंटिटी वो इसी लेजेंडरी हीरोज, ये जो राजा है, जो ईरान का जो राजा था अफरासियाब, इससे क्लेम करता है. तो टर्क्स जो थे, दे बिकेम नॉट ओनली इस्लामाइज बट पर्शनाइज टू. महमूद ने हालांकि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन द डिफेंस ऑफ द इस्लामिक स्टेट्स अगेंस्ट द टर्किश ट्राइब्स, एंड इन पर्शियन कल्चरल रेनेसा ही प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड इंडियन टेरिटरी ड्यूरिंग हिज इन्वेजन्स. तो हम एक बार सबको देखते हैं. मोहम्मद बिन कासिम, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हु इन्वेडेड सिंध. फिर बात आती है गजनाविड की, उसके अंदर सुबुक्ताकिन, जो हिंदू शाही राजा था जयपाल, जिसकी टेरिटरीज एक्सटेंड होती थी फ्रॉम पंजाब एंड मॉडर्न अफगानिस्तान. ही वॉज द फर्स्ट टू रियलाइज द डेंजर पोस्ट बाय गजनाविड्स. He thus invaded Ghazni in alliance with the son of the former governor of Ghazni, but इसको शिकस्त मिलती है. यहाँ पर जयपाल की बात हो रही है, and Subukhtagin succeeded in forcing him into a humiliating treaty. उसके बाद महमूद ऑफ गजनी 998 to 1030 सी, जो टाइम पीरियड था 1000 to 1027 सी, इसने भारत को उस टाइम पर इन 27 सालों में 17 बार इन्वेड करा, 17 बार अटैक करा. इसने अपनी इन्वेजन भारत के अंदर स्टार्ट करी उस टाइम पीरियड पर जब राजपूत पावर डिक्लाइन हो रही थी. मेन रीजन क्या थे इसके कॉन्क्वेस्ट के पीछे महमूद गजनी के?
एक तो वेल्थ एक्वायर करना, और जब वो वेल्थ एक्वायर कर ली जाएगी, वो गजनी को अपनी कैपिटल सिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था एक बहुत पावरफुल सेंट्रल एशियन पावर के अंदर। अब जो उसने भारत को बार बार लूटा, 17 बार जो उसने इन्वेड करा, जो लूटा, उसकी मदद से जो पैसा आया, तो ये अपनी जो प्लंडरिंग है, जो इन्वेशंस हैं, जो दुश्मनों के खिलाफ जो जिसको युद्ध लड़ने सेंट्रल एशिया में, उन बैटल्स को भी कंटिन्यू रख सका। तो इसकी जो रेट थी इंडिया के अंदर, इट ऑल्टरनेटेड विद इज बैटल्स इन सेंट्रल एशिया, यानी कि यहाँ से पैसा जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर जो भी इन्वेजन हो रही है उसको फाइनेंस कर पा रहा है, रोक पा रहा है दुश्मनों को। दूसरी चीज़, और क्या रीज़न हो सकता है इसके इन्वेजन का, ये इस्लाम को फैलाना चाहता था एंड टू डिस्ट्रॉय हिंदू टेम्पल्स। इनफैक्ट ही इज ऑल्सो नोन एज शिकान, या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस। He also did not want to give time to the rulers in India to regroup and combine against him. तो उसने जल्दी जल्दी यहाँ पर सबको अटैक करा। हिस्टोरियंस के द्वारा ऐसा एनालाइज करा गया है that he always attacked India during the hot summer season. मॉनसून की शुरुआत जैसी होती थी वो वापस गजनी लौट जाता था फ्लड को अवॉइड करने के लिए पंजाब रीजन में, ताकि इसकी जो फोर्स है वो फंस ना जाए वहाँ पर। 1000 सी में इसने सबसे पहले इन्वेड करा अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, और हिंदू शाही जो राजा था जयपाल को महमूद गजनी ने उसको हराया इन द बैटल ऑफ वहिंद। और ऐसा माना जाता है जयपाल ने अपने आप को आग लगा ली थी इन फ्यूनरल पायर, अपने आप का सती प्रथा कर डाला था इसने, इस प्रकार की ह्यूमिलेशन को सहन करते हुए एट द हैंड्स ऑफ महमूद गजनी। 1004 to 1006 सी में महमूद गजनी ने मुल्तान के रूलर्स पर भी अटैक करा। फिर 1008 सी में इन द सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद, पहले बैटल में तो किसको हरा दिया, हिंदू शाही रूलर को, जयपाल को। इन द सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद जो कि हुआ महमूद गजनी के बीच में और आनंदपाल जो कि बेटा था जयपाल का, ये पेशावर के पास लड़ा गया। आनंदपाल को उस टाइम पर सपोर्ट कर रहा था मुल्तान का सुल्तान और बड़े सारे प्रिंसेस भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, लाइक द रूलर्स ऑफ कन्नौज, राजस्थान, खोखार्स जो एक ट्राइबल ब्रेव वॉर ट्राइब मानी जाती है पंजाब रीजन की। एंड डिस्पाइट हिज फोर्सेस बीइंग न्यूमेरिकली लार्जर ही लॉस्ट द वॉर। कौन हार गया वॉर, ये आनंदपाल। तो वन ऑफ द मेजर रीजन्स बिहाइंड महमूद गजनी सक्सेस वॉज हिज फास्ट मूविंग कैवलरी इन कंपेरिजन टू स्लो इंडियन ट्रूप्स जो कि हाथी पर सवार होते थे। स्ट्रेटेजिकली ही एनेक्स पंजाब टू हैव इजी एक्सेस टू इंडिया। 1014 सी में महमूद जो है वो अपना जो एरिया है वो फैलाता है थानेश्वर तक, दिल्ली के पास, एंड ही बर्न द टेम्पल ऑफ मथुरा। ही बर्न द टेम्पल ऑफ मथुरा। 1018 सी में इसने कन्नौज को तहस-नहस कर दिया बाय डिफीटिंग इट्स चंदेला किंग विद्याधर। सेम साल में, उसी साल 1018 सी में ही डिफीटेड एंड किल्ड 2 मोर रूलर्स, हिंदू शाही रूलर त्रिलोचन पाल और उसका बेटा भीमपाल, देयर बाय कॉन्करिंग राहिब एंड लाहौर। 1025 सी में जो इसका 16th एक्सपेडिशन था, टोटल इसने कितने एक्सपेडिशन लीड करे, हिस्टोरियंस हमें क्या बताते हैं, 17। जो इसका ये जो 16th जो एक्सपेडिशन था, ही प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा इन कथियावाड़ सौराष्ट्र रीजन गुजरात के अंदर, ठीक है। और महमूद गजनी ने यहाँ पर जो था पूरी की पूरी सिटी को तहस-नहस कर दिया था। ही कैप्चर्ड द सिटी आफ्टर ग्रिम स्ट्रगल इन विच मोर देन 50,000 डिफेंडर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। महमूद गजनी जो है, ही लेफ्ट सोमनाथ आफ्टर अ फोर्टनाइट when he came to know that Chalukyan ruler of Gujarat, Bhim I, had completed preparation to confront him, and it was Bhim I who repaired the Somnath temple, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। 1026 सी में he returned and punished Jats for uniting, colluding against him। इसके खिलाफ जो एक वो षड्यंत्र रच रहे थे, तो उसने जाटों को हराया और
तीन इंपॉर्टेंट लोगों को ये सपोर्ट देता है, ठीक है। एक अल बिरूनी को, द स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड द कंपोजर ऑफ किताबुल हिंद, जो कि ट्रैवलर भी था इंडिया के अंदर। फिरदौसी को, पर्शियन पोएट कॉल्ड द होमर ऑफ द ईस्ट, राइटर ऑफ शहनामा एंड तिबी, कोर्ट हिस्टोरियंस ऑफ महमूद ऑफ गजनी, राइटर ऑफ किताबुत यमनी। 1030 सी में महमूद गजनी डाइड, और इसकी डेथ के बाद एक पावरफुल एम्पायर जो है इट केम इनटू बीइंग, जिसका नाम है शेल्जुक एम्पायर। एंड दिस एम्पायर इंक्लूडेड सीरिया, ईरान, ट्रांसऑक्सियाना, और गजनाविड एम्पायर के साथ ये लड़ रहे थे फॉर द कंट्रोल ऑफ खुरासन। इन द फेमस बैटल मसूद, जो कि बेटा था महमूद गजनी का, ही वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड एंड उसको भागना पड़ा लाहौर की तरफ शरण लेने के लिए। अब गजनाविड एम्पायर जो था इस टाइम पर, इट वॉज नाउ कन्फाइंड टू गजनी एंड पंजाब। ऑल्दो द गजनाविड्स कंटिन्यू टू मेक प्लंडरिंग रेड्स इनटू द गंजेटिक वैली एंड राजपुताना, दे वर नो लॉन्गर इन अ पोजिशन टू पोज अ सीरियस थ्रेट टू इंडिया। कल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस्लाम और हिंदू रिलीजन का मतलब, या जो आप कह लो कि इस्लामिक सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी, इनकी एमलगमेशन, इनकी इंट्रैक्शन इस टाइम पीरियड पर हो रही थी जब ये इन्वेजन कर रहा था। 17 बार जो इसने इन्वेजन करी। लाहौर जो है इट इमर्ज एज सेंटर ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस लर्निंग। मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे उन्होंने भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचा विद द सेंट्रल एंड द वेस्ट एशियन कंट्रीज टू। और मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर्स जो थे कॉल्ड द सूफीज, दे इमर्ज ड्यूरिंग दिस एरा, who preached the message of love and humanity to all, and they were widely respected by both Hindus and Muslims. 17 इन्वेजन्स करी गई थी महमूद गजनी के द्वारा, ठीक है। दो द 17 इन्वेजन्स ऑफ इंडिया अंडरटेकन बाय महमूद गजनी डिड नॉट शो एनी सिस्टमैटिक एफर्ट टू कॉन्कर द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन ये इसका खामियाजा भारत को काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ा। इन इन्वेजन से हमें ये भी पता लगा कि इंडियन रूलर्स की क्या वीकनेस है। मिलिटरीली दे वर वेरी वीक, जैसे कि आपने देखा इसकी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली इसकी कैवलरी फोर्सेस बहुत तेज़ थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन रूलर्स, जो कि हाथियों का इस्तेमाल कर रहे थे अभी भी रणभूमि में। स्पेशली विद द इंक्लूजन ऑफ पंजाब एंड अफगानिस्तान इन इस किंगडम, इट मेड द इंडियन फ्रंटियर्स वीक। तो इसका जो कॉन्क्वेस्ट था, it opened the gates of India to be conquered from the northwest, and this made it easier for other Afghan and Turkish rulers to enter India into the Gangetic Valley at any time. And one such ruler was मोहम्मद गोरी, जो कि बनाएगा अपना घुरिड एम्पायर, घुरिड डायनेस्टी। और इसकी क्या, इसका कौन सा एम्पायर था, कौन सी डायनेस्टी थी, गजनविड एम्पायर, ठीक है। तो कौन पहले आता है, महमूद गजनी या फिर मोहम्मद गौरी? महमूद गजनी। ये वाली बात मैं एनसीईआरटी में भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो घुरिड डायनेस्टी एंड मोहम्मद गोरी, बड़े सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद, ऑल्सो नोन एज मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, पॉपुलरली कॉल्ड एज मोहम्मद गोरी, ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। ये सुल्तान था घुरिड एम्पायर का, along with his brother घियातुद्दीन from 1173 to 1202 CE. He was the supreme ruler of Ghurid Empire 1202 से लेकर 1206 CE तक, and he was one of the greatest rulers of the Ghurid dynasty, and he is credited with laying the foundations of Muslim rule, सिर्फ भारत के अंदर नहीं बट साउथ एशिया के अंदर भी, that lasted for several centuries. इसका जो किंगडम था आज के समय में, जो हमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलता है, इतनी सारी जगह पर फैला हुआ था। तो घुरिड डायनेस्टी का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। तो विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शेल्जुक एम्पायर विच एक्लिप्स द गजनाविड एम्पायर, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। गजनाविड एम्पायर महमूद गजनी के बाद जो शांत पड़ गया वो एम्पायर, उसकी बात हो रही है। तो टुवर्ड्स द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, अनदर ग्रुप ऑफ टर्किश ट्राइब्समैन, जो कि हाफ बगान अरब्स थे और कुछ बुद्धिस्ट भी थे, वो
दे शैटर्ड द पावर ऑफ सेल्जुक टर्क्स। अब ये जो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा था यहाँ पर सेंट्रल एशिया के अंदर, तो टू न्यू पावर्स रोज टू प्रोमिनेंस, ख्वारिज्म एम्पायर या ख्वारिज्मी एम्पायर जिसको बोला जाता है ईरान के अंदर, और घुरिड एम्पायर बेस्ड इन घुर इन वेस्टर्न अफगानिस्तान। घुरिड जो हैं दे स्टार्टेड एज वेसल्स ऑफ गजनी, मतलब उनके अंतर्गत काम कर रहे थे, उनके आप कह सकते हो फ्यूडल लॉर्ड्स थे। तो जो पावर थी घुरिड्स की, इट फर्दर इंक्रीज अंडर सुल्तान अलाउद्दीन। ये अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं हो रही है, सुल्तान अलाउद्दीन की, हु अर्न द टाइटल ऑफ जहां सोज द वर्ल्ड बर्नर since he ravaged Ghazni and burned it to ground in revenge for the treatment that he had been meted out to his brothers at Ghazni. ख्वारिज्मी एम्पायर की जो पावर जो राइज हो रही थी, इट severely limited the Central Asian ambition of the Ghurids as Khorasan in West Asia, which was a bone of contention between the two, क्योंकि ख्वारिज्म शाह ने इसको कॉन्कर कर लिया था एंड द घुरिड्स जो थे दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू लुक फॉर द एक्सपेंशन टुवर्ड्स इंडिया। मतलब यहाँ पर एक पावर स्ट्रगल आपको दिखाई जा रही है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर ये नोट्स बनाकर इसको लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। आप मोहम्मद गोरी की इन्वेजन से मतलब रखो और भारत की तरफ जो भी एंगल होते हैं वो उनको देखो, ठीक है। इसने अच्छी बात है कि आपको काफ़ी डिटेल में दिया, लेकिन आपको इतना कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर स्मार्ट इनफ, आपको पता है इंडिया का एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1173 सी में मोहम्मद गोरी गजनी की गद्दी पर बैठता है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाली है। जब उसका जो बड़ा भाई था ही वॉज रूलिंग एट घुर, तो मोहम्मद गोरी काफ़ी एम्बिशियस रूलर था, ठीक है। तो बीइंग एन एम्बिशियस रूलर ही वॉज नेचुरली नॉट सेटिस्फाइड विद ओनली गजनी, और अपने एम्पायर को वो एक्सपेंड करना चाहता था ताकि ज़्यादा पावर और ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में वो रख सके। अब वो भारत की पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल और मिलिट्री वीकनेस के बारे में जानता था, महमूद गजनी के बारे में भी वो जानता था। तो इसके अंदर एक डिज़ायर थी कि ये इस्लाम को भारत के अंदर फैलाएगा और बहुत सारी जो वेल्थ है जैसे महमूद गजनी ने कलेक्ट करी थी वो यहाँ से कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो दस फॉर ऑल दीज रीजन्स ही कैरिड आउट अ नंबर ऑफ इन्वेजन्स टू एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर इंडिया। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट unlike Mahmud of Ghazni, Muhammad Ghori was very much keen in establishing the permanent empire in India, not merely looting its wealth, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट भी करना चाहता था, अपने धर्म का प्रचार भी करना चाहता था। हिज कैंपेन्स वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेन एवर ही कॉन्कर्ड एनी टेरिटरी ही लेफ्ट अ जर्नल बिहाइंड टू गवर्न इट इन हिज एब्सेंस, ठीक है। और इसकी जो इन्वेजन जो थी भारत के अंदर, it resulted in the permanent establishment of Turkish Sultanate in the region lying north of the Vindhyas mountain. However, as a warrior, जो महमूद ऑफ गजनी जो था, he was more successful one, क्योंकि भारत में उसको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, या फिर सेंट्रल एशिया के अंदर भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। बस यही एक क्वालिटी उसको मोहम्मद गोरी से अलग बना देती है। लेकिन मोहम्मद गोरी की जो पॉलिटिकल अचीवमेंट थी भारत के अंदर, वो महमूद गजनी से भी ज़्यादा थी। भले उसने 17 बार इन्वेजन करी थी महमूद गजनी ने, लेकिन मोहम्मद गोरी हारा था, महमूद गजनी कभी नहीं हारा था। पॉलिटिकल और मिलिट्री जो मिलिट्री मोटिव्स ऑफ द टू रूलर्स दे वर वेरी डिफरेंट। अगर आप मोहम्मद गोरी की तरफ नगाह मारो, ही इज़ बिलीव टू बी द रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया एंड देयर वर एज मेनी एज 7 मेजर इन्वेजन्स ऑफ मोहम्मद गोरी अगेंस्ट इंडिया एंड मोस्टली ही इमर्ज एज विनर। जबकि महमूद गजनी की कितनी थी? 17 इन्वेजन्स। मुल्तान और सिंध के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर इसने अपना कॉन्क्वेस्ट करा। 1175 सी में ही लेड हिज कैंपेन एक्सपीडिशन अगेंस्ट मुल्तान विच वॉज लार्जली सक्सेसफुल। इसी कैंपेन में ही कैप्चर्ड ऊच इन अपर सिंध फ्रॉम द भट्टी राजपूट्स और अपना किला वहां पर स्टैब्लिश करा इसने। गुजरात की कॉन्क्वेस्ट की बात करें, 3 साल के बाद ही मार्च टू कॉन्कर गुजरात, बट सोलंकी रूलर भीम टू द चुलकिन रूलर ऑफ गुजरात, उसने उसको हराया एट बैटल ऑफ कायदारा, माउंट आबू के पास, अबाउट 40 माइल्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अनिलवाड़ा, द कैपिटल ऑफ गुजरात। However, undeterred at his defeats, Muhammad Ghori did realize the necessity of creating a suitable base in Punjab before venturing on to further conquest in India. ये हार को उसने एम्ब्रेस करा मोहम्मद गोरी ने कि मुझे इतनी जल्दी भी एक्सपेंशनिज्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले जो टेरिटरीज के ऊपर मैंने कब्जा कर लिया है
उनके कंसोलिडेशन के बारे में मुझे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब एंड लाहौर 1179 टू 1186 ई, इसने कैंपेन लॉन्च करा अगेंस्ट द गजनाविड पोजीशन इन पंजाब। कॉन्सिक्वेंटली ही कॉन्कर्ड पेशावर, सिंध, पंजाब एंड लाहौर। 1190 तक आते आते मोहम्मद गोरी ही सिक्योर्ड मुल्तान, सिंध एंड पंजाब, और अब वो ईस्टर्न साइड गंजेटिक रीजन के गंगा यमुना के द्वाब रीजन तक जाने की भी सोच रहा था। हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन, है ना। मोहम्मद गोरी की जो पोजीशन थी पंजाब में, जो उसकी पकड़ जो थी, एंड हिज अटेम्प्ट टू एडवांस इनटू द गंजेटिक द्वाब, इट दस ब्रॉट हिम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द आइकनिक राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान, जो कि अपनी टेरिटरी को भी बढ़ाना चाहता था, अपने कंट्रोल को बढ़ाना चाहता था, अपने वर्चस्व को आगे लेकर जाना चाहता था पंजाब और गंगा रीजन, पंजाब रीजन तक और गंगावली रीजन तक। आफ्टर ओवर रूलिंग मैनी स्मॉल स्टेट्स इन राजपूताना और दिल्ली को कैप्चर करने के बाद, द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद द क्लेम्स ऑफ तबार हिंद भटिंडा। तो इन द फर्स्ट बैटल फॉर्ट एट तराई, जिसको बैटल ऑफ तराई भी बोला जाता है, जो कि अभी प्रेजेंट करनाल में है, हरियाणा में, मोहम्मद गोरी जो है वो मरते मरते बचा था। एंड इस आर्मी वॉज राउटेड, तहस नहस कर दी थी पृथ्वीराज चौहान ने। तो पृथ्वीराज कॉन्कर्ड भटिंडा बट डिड द मिस्टेक ऑफ नॉट गैरिसिंग इट, मतलब उसके ऊपर उसने घेराबंदी नहीं करवाई, ठीक है, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू रीअसेंबल हिज फोर्सेस एंड मेक प्रिपरेशंस फॉर अनदर एडवांस इन इंडिया। अगले ही साल 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई होता है, एंड दिस बैटल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हारता है एंड मोहम्मद गोरी इमर्ज सक्सेसफुल। इंडियन फोर्सेस इस बैटल में, सेकंड बैटल ऑफ तराई में ज़्यादा थी, बट टर्किश फोर्स के अंदर मोहम्मद गोरी ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, और आपको पता है इनकी कैवलरी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से वार करती थी। बल्कि इंडियन फोर्सेस वर नो मैच अगेंस्ट द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन, स्किल एंड स्पीड ऑफ द टर्किश कैवलरी। ये इसका फ़ायदा था मोहम्मद गोरी की फोर्सेस का। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो टर्किश कैवलरी जो थी, इट यूज टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी, नेमली द यूज़ ऑफ हॉर्स शूज, जिसकी वजह से घोड़ों को लंबी ज़िंदगी मिलती थी, उनकी टांगें नहीं घिसती थी, विच प्रोटेक्टेड देयर हूव्स, मतलब जो उनके जो पैर होते हैं, जो उनके नक्कल होती हैं, वो घिसते नहीं हैं, ठीक है। एंड द यूज़ ऑफ आयरन स्टिरप्स विच गेव अ गुड होल्ड टू द हॉर्स राइडर एंड बेटर स्ट्राइकिंग पावर इन द बैटल। तो ये चीज़ आप जानते होंगे, मैंने आपको दिखाया भी था हॉर्स स्टिरप। पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, हॉर्स शू, घोड़े के पैर के नीचे जो बांधा जाता है, ये हॉर्स शू, ताकि उसके पैर घिसे ना, एड़ियाँ घिसे ना उसकी। हॉर्स स्टिरप, ये, ताकि आप पैर लटकाते लटकाते ना घूमो, किसी चीज़ के ऊपर रख कर घूमो, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड। पृथ्वीराज भाग गया वहाँ से, बट वॉज कैप्चर्ड नियर सरस्वती। ही वॉज अलाउड टू रूल ओवर अजमेर फॉर सम टाइम। एज द coins pertaining to this period, it bears legend Prithviraj Dev on one side and the words Shri Muhammad Sam on the other. और कुछ टाइम के बाद मोहम्मद गोरी को पता लगता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, तो मोहम्मद गोरी उसको मरवा देता है। कैप्चर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, टर्किश आर्मी ने जो किले थे हंसी, सरस्वती, समान, दिल्ली, अजमेर, इन सब को कब्जा करा इसकी फोर्सेस ने। बैटल ऑफ चंदवार, पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन सा बैटल लड़ा गया? बैटल ऑफ तराई। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद गोरी हार जाता है, सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसको उस टाइम पर मारा नहीं जाता, बाद में मारा जाता है, ठीक है। पहले मोहम्मद गोरी इसको दोबारा रूलर बना देता है अजमेर रीजन के ऊपर रूल करने के लिए, लेकिन जब कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगते हैं तब मोहम्मद गोरी उसको मरवाता है। बैटल ऑफ चंदवार, घोरी ने जयचंद्र को, जो कि कन्नौज का रूलर था ऑफ गादवाला डायनेस्टी, इसको हराया था। तो दस द बैटल ऑफ तराई एंड द बैटल ऑफ चंदवार, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन नॉर्दर्न इंडिया। इस इन्वेजन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वॉज मेड द वाइस रॉय ऑफ मोहम्मद गोरी, एंड आफ्टर दिस गोरी रिटर्न टू गजनी टू कैरी आउट हिज कॉन्क्वेस्ट इन वेस्टर्न फ्रंटियर्स।
और भारत की सत्ता, भारत की लगाम वो अपने सबसे ट्रस्टेड स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे गया, हु कंटिन्यूड हिज कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही किसकी शुरुआत होती है, किसकी शुरुआत होगी अगले चैप्टर में, दिल्ली सल्तनत की, है ना। ये क्या बनाएगा, कौन सी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, जिसको एक और नाम से जाना जाता है मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल एंड बिहार। 1195 सी में कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर्ड अलीगढ़, रणथंभौर। इसने भीमटू के ऊपर भी अटैक करा, जो सोलंकी रूलर था गुजरात का, हु डिफीटेड कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगला जो बैटल हुआ उसमें जो है गुजरात के ऊपर कब्जा कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी फोर्सेस। ही नेक्स्ट कॉन्कर्ड बुंदेलखंड विच वॉज रूल्ड बाय चंदेला राजपूत। साइमल्टेनियसली मोहम्मद बख्तियार खलजी, जो कि एक और जनरल था मोहम्मद गौरी का, उसने बिहार के ऊपर कब्जा करा, बंगाल के ऊपर कब्जा करा, एंड ही डिस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा, विक्रमशिला। तो मोहम्मद बख्तियार खलजी ही बिकेम द वाइसरॉय ऑफ बंगाल एंड बिहार। रिवोल्ट ऑफ खोखर्स, घोरी had to again come to India to crush the revolt of खोखर्स। लेकिन 1200 सी में क्या होता है, घोरी वॉज किल्ड बाय समवन नियर धमियक डिस्ट्रिक्ट ऑफ झेलम while गोइंग बैक टू गजनी। अब ये समवन कौन था ये नहीं पता, भारत के अंदर इसको किसी ने मार दिया था। और भारत की जो फिर लगाम थी, इट पास इनटू द हैंड्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मामलुक डायनेस्टी। यानी कि श्रेया अगर सिंपल सी इसकी क्रोनोलॉजी को ठकुराइन अगर हम लोग समझे तो हमारे सामने क्या चीज़ होगी शाइनी, ये महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी, और श्रेया उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही किसकी शुरुआत, दिल्ली सल्तनत की। अगर हम लोग महमूद गजनी की बात करें, महमूद ऑफ गजनी की, तो गजनाविड एम्पायर। मोहम्मद गोरी की बात करें तो आप क्या कहोगे इसको, घुरिद एम्पायर। और फिर अगर हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी। और इसी के साथ साथ क्या शुरू, ब्रॉडर लेवल पे अम्ब्रेला टर्म दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यही कहानी है, अगला चैप्टर हमारा यही है। ये चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।